स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के विकास में वान हम्बोल्ट का योगदान। ओके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर 500 शब्दों में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको 10 नंबर दिलाता है। कभी कभी 200 शब्दों में भी प्रश्न आ जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछेगा इस प्रकार से पूछेगा, भूगोल के विकास में वान हम्बोल्ट के योगदान का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, कुछ भी पूछ ले। ओके, 500 शब्दों में 200 शब्दों में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया था, ज़्यादातर 500 शब्दों में ही आता है। तो आपको लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, मतलब जिसके बारे में पूछा उसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे देनी है कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये क्या थे, वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, इतिहासकार थे, क्या थे, थोड़ा सा आपको बता देना है। अगर आपको माता पिता का नाम मिल जाता तो लिख दीजिए, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। देखिए, आधुनिक भूगोल के अधिष्ठाता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का जन्म 1769 ईस्वी में बर्लिन में हुआ था। ये एक जर्मन विद्वान तथा भौमिकी शास्त्र थे। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। फिर आपको लिखना है इनके बारे में यात्री हम्बोल्ट। अब चूंकि ये हम्बोल्ट जो थे ये यात्री भी थे, मतलब चूंकि ये समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनके पास बहुत सारे उपकरण थे, थर्मामीटर भी सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दूर देशों की यात्रा करते थे, वहाँ की जलवायु और भौतिकी, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्र करते थे, फिर अपनी किताब में या पत्रिका में लिखते थे। ओके, तो ऐसे ही इन्होंने योगदान दिया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यात्री हम्बोल्ट के रूप में। देखिए, हम्बोल्ट अपने आप को वैज्ञानिक यात्री मानते थे। क्या मानते थे? वैज्ञानिक यात्री, मतलब वैज्ञानिक भी मानते थे, यात्री भी मानते थे। वे धनी थे, अतः दूरबीन, वर्षामापी, बैरोमीटर, थर्मामीटर जैसे 40 उपकरण अपने पास रखते थे। चूँकि ये थोड़े मतलब धनी परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनको किसी भी संसाधन की कमी नहीं थी। मतलब इनके पास वर्षामापी भी था, बैरोमीटर, थर्मामीटर, दूरबीन और भी जो मतलब जलवायु से संबंधित उपकरण होते हैं, भूगोल से संबंधित उपकरण होते हैं, वो सब कुछ मिला करके इनके पास 40 उपकरण थे। ओके, इन्होंने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांसीसी आल्प्स पर्वत, वेनेजुएला, पेरू, क्यूबा, कोलंबिया जैसे देशों की यात्रा की, मतलब कई देशों की इन्होंने यात्रा की। वहाँ के जीवन के बारे में इन्होंने वर्णन किया कि वहाँ के लोग कैसे हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे किस प्रकार के वहाँ पर हैं, सारी चीज़ें इन्होंने बताई। ये देखिए, इन देशों से लगभग 10,000 से अधिक संख्या में पौधों के नमूने लाए। नमूने मतलब उदाहरण, पौधों के मतलब कुछ तने ले आए, जड़ ले आए, कुछ भी जो उनको मिला, या नमूना ले आए, पूरा का पूरा पौधा ही ले आए। तथा स्थानीय जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, शीतोष्ण कैसी है, भौतिकी, खनिज, प्राणी जगत, ओके, वनस्पति तथा मानव प्रजातियों के आंकड़े प्राप्त किए कि भाई जैसे मान लीजिए वो स्विट्जरलैंड गए तो वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, जीव जंतु कौन से हैं, वहाँ की जलवायु कैसी, ये सब ये आंकड़े लाते थे। फिर यहाँ इनकी एक फेमस पुस्तक है, इसका भी वर्णन कर देना है आपको। देखिए, इनकी प्रमुख रचना कॉस्मस है। ओके, कॉस्मस यहाँ होना चाहिए, कॉस्मॉस लिखा है तो कॉस्मस होना चाहिए। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा रहता है। ओके, तो ये इंग्लिश का अनुवाद है, इसलिए थोड़ा सा हो गया। उससे आपको देखिए, टाइपिंग अगर कहीं मिस्टेक होती है तो आप समझ सकते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? कॉस्मस, जिसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1862 ईस्वी तक कुल 5 खंडों में प्रकाशन हुआ। 45 में शुरू हुआ इस पुस्तक की मतलब प्रकाशन, यानी इसका जो एडिशन था वो कब शुरू हुआ? 1845 में, और 5 खंडों में पुस्तक आई। 1862 ईस्वी तक इसका प्रकाशन होता रहा। अब देखिए, इतना तो हम लोग को लिखना ही लिखना है। ओके, कि उनके भाई बेसिक उनके बारे में क्या जानते हैं आप, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका प्रोफेशन क्या था, मतलब वैज्ञानिक थे, मैंने बताया ना, वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, इतिहासकार थे, क्या थे, यात्री थे। इतना थोड़ा सा पहले आपको लिखना है। फिर आपको अब इनके योगदान के बारे में लिखना है कि इन्होंने भूगोल में योगदान क्या दिया। तो सबसे पहली जो हेडिंग इसमें रहेगी महत्वपूर्ण योगदान। ओके, योगदान में सबसे पहली हेडिंग महत्वपूर्ण योगदान। इसमें लिखना है भूगोल में हम्बोल्ट का योगदान अनूठा एवं असाधारण भूत कहा जा सकता है। असाधारण भूत मतलब जो कुछ भी इन्होंने किया बहुत ही असाधारण था, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था, उसी को कहा गया असाधारण भूत। ओके, भूगोल का दर्शन, भूगोल की शाखाओं की स्थापना, भूगोल के सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा भूगोल की विधियों का शुभारंभ हम्बोल्ट के प्रमुख योगदान है। इनके
प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। देखिए हम लोग को इनके योगदानों में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली हेडिंग हम लोग को पढ़ना है भूगोल का दर्शन, ओके। दूसरा, भूगोल की शाखाओं की स्थापना। तीसरा, भूगोल के सिद्धांतों का प्रतिपादन, संकल्पनाओं का प्रतिपादन। और चौथी हेडिंग में हम लोग को पढ़ना है भूगोल की विधियों का शुभारंभ इन्होंने किया। तो 4 चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, ओके, इनके योगदान में। सबसे पहला यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है भूगोल का दर्शन। अब इसमें क्या लिखना है, देखिए हमबोल्ट ने कांट द्वारा प्रदत्त, कांट कौन है, इमैनुअल कांट, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ओके। तो हमबोल्ट ने इमैनुअल कांट के द्वारा प्रदत्त भूगोल के दर्शन के आधार पर भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और इसमें वे सफल भी हुए। हमबोल्ट की मूल धारणा थी कि प्रकृति एक जैविक इकाई है तथा मनुष्य इसका अंग है। अब यहाँ देखिए हमबोल्ट ने, दोनों एक ही में हो गए, अलग अलग होगा। हमबोल्ट ने भूगोल के 2 भाग किए, भूगोल को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, यानी भूगोल के 2 भाग किए। एक तो प्राकृतिक दर्शन जिसमें विश्व तथा ब्रह्मांड की कल्पना है, दूसरा नैतिक दर्शन जिसमें मनुष्य की अंतरात्मा की कल्पना की गई है, ओके। तो मतलब इमैनुअल कांट ने भूगोल के दर्शन का सिद्धांत दिया था, तो उन्हीं के दर्शन के आधार पर इन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर दिया। इन्होंने कहा भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ओके। जैसे इतिहास एक स्वतंत्र विषय है, वैसे भूगोल भी अपना अलग विषय है। और इनका मानना था कि प्रकृति एक जैविक इकाई है, मतलब प्रकृति जीवंत है, इसमें जीवन है और मनुष्य इसका अंग है। हमबोल्ट ने भी कहा कि भाई भूगोल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक दर्शन जिसमें विश्व तथा ब्रह्मांड की कल्पना यानी अध्ययन किया जाता है, और दूसरा जो है नैतिक दर्शन जिसमें मनुष्य की अंतरात्मा की कल्पना की गई है। मतलब इन्होंने भूगोल के 2 भाग किए, प्राकृतिक दर्शन, नैतिक दर्शन। हालांकि एक भूगोल की कई शाखाएं अभी बताएंगे आगे, ये भूगोल के भाग थे, भाग दूसरा होता है, शाखा दूसरी होती है, ओके। अब यहाँ पर देखिए भूगोल की शाखाएं, मैंने दूसरी हेडिंग आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, पहला है भूगोल का दर्शन, दूसरा है भूगोल की शाखाओं की स्थापना, तीसरा भूगोल के सिद्धांतों का प्रतिपादन, चौथा भूगोल की विधियों का शुभारंभ। तो अब यहाँ है भूगोल की शाखा। अब इसमें बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है, थोड़ा थोड़ा सा आपको लिख देना है। जैसे इनकी पहली शाखा थी भौतिक भूगोल। हमबोल्ट ने भूगोल के अनेक शाखाओं की स्थापना की। इसमें प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल है। यात्रा के दौरान हमबोल्ट ऊंचाई का मापन करते थे, जैविक घटकों तथा पशुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। मतलब ये जहाँ कहीं भी जाते थे तो वहाँ जो धरातलीय ऊंचाई है, पर्वत, पहाड़, कुछ भी इनको अगर देखा तो उसकी ये ऊंचाई नापते थे, पूरा उसका मापन करते थे। वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और पशु, वहाँ पर उन पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी वो चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। ये सारी चीज़ें अपने किताब में जो कुछ भी वो लेकर जाते थे उसमें नोट करते थे। यानी भौतिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल, ओके, फिजिकल चीज़ों का वर्णन करते थे। फिर यहाँ दूसरा है वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल में क्या लिखना है, हमबोल्ट ने वनस्पति भूगोल शाखा की स्थापना की। वे दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के दौरान वहां से वनस्पतियों के नमूने लाए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अक्षांश और ऊंचाई ही वनस्पतियों एवं पशु जीवन के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाएंगे ये किस पर निर्भर करता है, वहाँ के अक्षांश और ऊंचाई पर। जैसे अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ की वनस्पतियाँ जीव जंतु अलग होंगे, मैदानी भागों में वनस्पतियाँ जीव जंतु अलग होते हैं, ओके। तो मतलब इन्होंने बताया अक्षांश और देशांतर, ऊंचाई, जलवायु, इनका सबका प्रभाव पड़ता है। तो ये वनस्पति भूगोल में इनका योगदान था, इन्होंने बताया सारी चीज़ें। 2 हो गया, यानी भौतिक भूगोल और वनस्पति भूगोल। अब यहाँ जो तीसरा है पारदेशिक भूगोल, इसमें इनका क्या योगदान रहा, हमबोल्ट महोदय का महत्वपूर्ण योगदान पारदेशिक भूगोल की स्थापना है, ओके। इसके बारे में ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, मतलब इन्होंने पारदेशिक भूगोल की स्थापना की थी, इतना ही लिख देना है, क्योंकि आपको शब्द का भी ध्यान देना है, ओके। जैसे वो 500 शब्द में पूछ रहा है तो आपको कोशिश करना है कि 450-500 के बीच ही रहे, 500 से ज़्यादा ना जाए, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा। चौथा आपको लिखना है जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान में थोड़ा सा लिख देना, हमबोल्ट ने जलवायु विज्ञान का गहन अध्ययन किया। जलवायु विज्ञान शब्दावली उन्हीं की देन है, ओके। जलवायु विज्ञान जो ये शब्द है ये किसने दिया, हमबोल्ट ने।
उन्होंने महाद्वीपीय तथा महासागरीय जलवायु में भेद स्पष्ट किया, मतलब अंतर बताया कि भाई महाद्वीपीय जलवायु क्या होती है और महासागरीय जलवायु क्या होती है, इनमें उन्होंने अंतर बताया लोगों को। तो 2 हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो तीसरी हेडिंग है इसमें हम लोग को पढ़ना है भूगोल के सिद्धांत व संकल्पनाएं। हमबोल्ट के अनुसार भूगोल के अध्ययन के 2 सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम लोग सिद्धांत जान लेते हैं, फिर संकल्पना जानते हैं। पहला है कार्य कारण सिद्धांत। इन्होंने इसमें कहा हमबोल्ट भूगोल के वर्णन में कार्य कारण संबंध के सिद्धांत को मानते थे या पर्यावरणवाद का प्रतीक बना। पर्यावरणवाद मैंने आपको पढ़ाया है भाई, पर्यावरणवाद को कहते हैं प्रकृतिवाद या निश्चयवाद। ओके, तो इन्होंने इसके बारे में वर्णन किया। फिर यहाँ पर आपको लिखना है सामान्य भूगोल का सिद्धांत। इसमें पृथ्वी की सतह के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि मतलब पृथ्वी की जो सतह है उसमें कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उनका क्या अनुपात है। ओके, तो ये 2 सिद्धांत इन्होंने दिए, कार्य कारण सिद्धांत, सामान्य भूगोल का सिद्धांत। बस आपको देखिए हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे ना तो सारी हेडिंग आप लिख नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको संकल्पनाओं के बारे में लिख देना है, उनकी क्या क्या संकल्पनाएं थी, मतलब उन्होंने क्या कल्पना की इसके बारे में। जैसे इन्होंने कहा मनुष्य ब्रह्मांड का अंग है, उसकी प्रकृति से अलग कोई सत्ता नहीं है, वह जीवन श्रृंखला का अंग है। दूसरा इन्होंने कहा प्राकृतिक इसी महान यहाँ पर किसी होगा। ओके, ये जो प्रकृति है किसी महान रचनाकार की रचना, यहाँ प्राकृतिक नहीं। अब यहाँ पर मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा है, देखिए प्रकृति मैं जो बोलता हूँ उसको लिखिए, प्रकृति किसी महान रचनाकार की रचना है, यानी जिसने प्रकृति की रचना की हो बहुत ही महान रचनाकार है। तो यहाँ पर लिखना है प्रकृति किसी महान रचनाकार की रचना है, वह निरंतर गतिमान है, प्रकृति शक्तिशाली है। दूसरी बात इन्होंने की। तीसरी बात इन्होंने कही पृथ्वी की सतह का वैभिन्न एक सूत्र में बंधा हुआ है, उसके सभी चर अन्योन्याश्रित है। यहाँ चार नहीं होगा, चर होगा। ओके, चर मतलब जो जीव जंतु हैं चलने फिरने में जो सबल हैं वो सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यहाँ मिस्टेक बहुत हो सकती है। ओके, तो मिस्टेक पर आपको मैं जो कहूँगा वो थोड़ा सा आपको सुधार कर लेना है। फिर चौथी हेडिंग में आपको लिखना है भूगोल की विधियाँ। ओके, इसमें आपको लिखना है हमबोल्ट ने भूगोल की 3 विधियों का सूत्रपात किया, यानी 3 विधियाँ बताई। अगर आप भूगोल का अध्ययन करना चाहते हैं तो इन्होंने 3 विधियाँ बताई कि भाई भूगोल का अध्ययन कैसे करेंगे। इन्होंने पहला कहा भूमापन एवं सर्वेक्षण। अगर आपको भूगोल के बारे में जानना है तो आप भूमापन कीजिए, मतलब अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसका सर्वेक्षण कीजिए, स्थान पर जाइए, नापिए। दूसरा इन्होंने कहा प्रादेशिक अध्ययन, मतलब प्रदेशों के बारे में जानिए कि यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सा खनिज पाया जाता है। तीसरा इन्होंने कहा मानचित्र, यानी मानचित्र आपको लगातार देखना है भाई। अगर आप भूगोल तैयार करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में थोड़ी अगर आप मजबूती लाना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, भूमापन एवं सर्वेक्षण, प्रादेशिक अध्ययन, मानचित्रण। इन्होंने 3 विधियाँ बताई भूगोल अध्ययन की। तो ये जो पहला मतलब एक प्रकार से विद्वान के बारे में जो पहला प्रश्न है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद आपका वान हमबोल्ट हो गया, तो इसके बाद इमैनुअल कांट, कार्ल सावर, सैम्पुल, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट विद्वान या भूगोलवेत्ता हैं और जिनके योगदान के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको हम लोग करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।